देख भाई मंगत राम, 1.5 साल से तूने मेरा बकाया सूद नहीं भरा है, इसलिए अब मुझे कानूनन हक है कि तेरी जमीन पर कब्जा कर लूं। बोल तू क्या कहता है? हुजूर, आप तो देख ही रहे हैं कि पिछले साल बारिश कितनी कम हुई थी और इस साल भी सावन का पूरा महीना गुजर गया मालिक, एक बूंद भी पानी नहीं बरसा है। दया करे माए बाप, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं मालिक। ऐसे में अब ये जमीन का ही सहारा है। सोचा है बटाईदारों को जमीन मोल देकर उसी से खाने का इंतजाम करूं। ये जमीन मत छीनिए मालिक, आप ही भगवान हैं। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अगर ऐसे ही सबकी जमीन छोड़ता रहा तो मेरे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। मंगत राम वहां से निराश होकर लौट आया। आज उसकी बाप दादा की जमीन उससे छीन गई थी। चारों ओर हताशा थी। इसी हताशा में वो चला जा रहा था कि तभी उसे किसी ने पीछे से आवाज दी। मंगत ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका दोस्त माधव खड़ा था। अरे कब से आवाज दिए जा रहा हूं, तू है कि सुनता ही नहीं है? क्या कहा महाजन ने? उसने और वक्त देने से इनकार कर दिया और मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। और उस मुकदमे का क्या हुआ जो तुम्हारे और तुम्हारी चचेरी बुआ के बीच चल रहा था? कमबख्त लाखों की जमीन तो तुम्हारी होती, उस पर बुढ़िया कुंडली मारे बैठी है। मंगत और उसकी चचेरी बुआ के बीच कई सालों से उनकी पुश्तैनी जमीन जिसकी कीमत लाखों में थी, उसी को लेकर मुकदमा चल रहा था। इस जमीन को बचाने के लिए मंगत ने सारा जोर लगा दिया था, मगर बुआ भी काफी चालाक थी। उसने वकीलों को पैसे खिलाकर बेईमानी से ये मुकदमा जीत लिया था और सारी जमीन हथिया ली थी। क्या बताऊं भैया, उधर बुआ ने बेईमानी से मेरी पुश्तैनी जमीन हथिया ली। अभी अगर वो जमीन होती तो क्या मुझे इन छोटे मोटे साहूकारों की जी हजूरी करनी पड़ती? एक समय था जब इस गांव में हमारे खानदान की चलती थी, मगर आज देख लो, जो थोड़ी सी जमीन, जो खेती लायक जमीन मेरे पास बची थी, वो भी साहूकार के कब्जे में चली गई। कहाँ जाऊं, क्या करूं? भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। अरे देखो भैया, ऐसे आस नहीं छोड़ते हैं, ठीक है? ऐसा करो, तुम कलकत्ता चले जाओ, वहां मेरा भतीजा कन्हैया रहता है। कलकत्ता जैसे शहर में काम धंधे की कोई कमी नहीं है, हम उसको तार भेज देंगे, वो वहां तुमको जरूर कोई काम दिलवा देगा भैया। माधव की बात सुनकर मंगत कलकत्ता पहुंचा। जिस दिन वो अपने परिवार और दोस्तों से विदा ले रहा था, उसका मन बहुत उदास था, मगर उसके पास और चारा भी क्या बचा था। कलकत्ते में उसे माधव का भतीजा कन्हैया मिला। राम राम मंगत काका। राम राम बेटा, छोटे से थे जब तुम्हें देखा था, अब तो तुम बहुत बड़े हो गए हो। माधव चाचा का तार मिला था, मैंने आपके रहने का इंतजाम कर दिया है। आप चल कर के मेरे सेठ से मिल लेना, वो आपको काम दिला देंगे। आज आप आराम करिए चाचा जी, ठीक है? जुग जुग जियो बेटा। लेकिन काका, एक बात का ध्यान रखना, जहां मैंने तुम्हारे रहने का इंतजाम किया है ना, वहां का मकान मालिक बड़ा ही मक्खी चूस और दुष्ट है। हर महीने उसे टाइम पर किराया मिलना चाहिए। एक दिन की भी देरी हो तो आसमान सर पर उठा लेता है। ठीक है काका, समझ गए ना? कन्हैया अगले दिन मंगत को लेकर अपने सेठ के पास जाता है। कुछ भी काम कर लोगे तुम? जी मालिक। काम मिल जाएगा, लेकिन याद रहे, पहले दिन की पूरी दिहाड़ी मेरी होगी। ये मेरा कमीशन है, सबको देना होता है। ठीक है मालिक। अरे ओ नंदू, जैसे रिक्शा पकड़ा दे।
आज से ये रिक्शा चलाएगा। नंदू मंगत को लेकर जाता है और उसे रिक्शा दिखाता है। वो पुराने जमाने का हाथ से खींचा जाने वाला रिक्शा था। ये तो काफी पुरानी है मालिक, अंग्रेजों के जमाने की है। एक समय था जब इस पर अंग्रेज अफसर घुमा करते थे, तब इसकी अलग ही शान हुआ करती थी। आज बेचारी बड़े दिनों बाद घर से बाहर निकलेगी। अपना भी कुछ यही हाल है। फिर मंगत रिक्शे को छूकर प्रणाम करता है और उसे लेकर कलकत्ता की सड़कों पर निकलता है। कलकत्ता जैसे बड़े शहर में सवारियों की कोई कमी नहीं थी। मंगत की अच्छी आमदनी हो जाती। कभी कभी उसे एक दिन में ही इतने पैसे मिल जाते जितने गांव में वो महीने भर में नहीं कमा पाता था। मकान मालिक को पैसे देकर और खुद का खर्चा निकालकर वो अच्छे खासे पैसे घर भी भेज देता था। उसे अपने रिक्शे से प्यार हो गया था। 6 महीने के अंदर ही उसने पाई पाई जोड़कर सेठ से उस रिक्शे को खरीद लिया। समय इसी तरह बीतता रहा। इस साल बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही थी। बारिश के चलते मंगत शाम को भीगा हुआ घर आता है। वाह रे दुनिया बनाने वाले, जब बारिश की जरूरत थी तब तो तूने एक बूंद भी नहीं बरसाई, और अब जब इसकी कोई जरूरत नहीं है तब तू सागर लुटाया जा रहा है। रोज रोज भीगने से मंगत की तबीयत बिगड़ गई। कई दिनों तक वो रिक्शा चलाने बाहर ना जा पाया। एक दिन उसका मकान मालिक आया। निकाल भाई मंगत, आज 1 तारीख है ना, निकाल मेरा किराया। सेठ जी, कुछ दिनों की मोहलत दे दो, इधर कई दिनों से काम पर नहीं जा पाया हूँ। देखो बाबू, वैसे तो मुझे 1 तारीख को ही किराया मिल जाना चाहिए, मगर तू अच्छा आदमी है इसलिए तुझे थोड़ी मोहलत दे देता हूँ, ठीक है? लेकिन मंगत महीने भर तक मकान का किराया ना चुका पाया। गुस्से में आकर मकान मालिक ने पैसे के बदले उसका रिक्शा उठवा लिया। मालिक, आप चाहे मेरी जान ले लीजिए, मगर मेरा रिक्शा मुझे लौटा दीजिए। अगर रिक्शा चाहिए तो शाम तक मेरे किराए के पैसे रख दे और ले जा अपनी रिक्शा को। मंगत का शरीर बुखार से तप रहा था, फिर भी वो हिम्मत करके उठा और कुछ काम की खोज में शहर के बस अड्डे पर आया। लेकिन उसे कमजोर और बुखार से तपता हुआ देख किसी ने उसे काम नहीं दिया। दिन भर वो काम की तलाश में मारा मारा फिरता रहा। सूरज ढलने को आया था। मंगत पस्त होकर प्याऊ के पास बैठ गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। तभी उसने देखा कि उसके गांव का दोस्त माधव और उसका भतीजा कन्हैया उसे खोजते हुए बस अड्डे आ गए हैं। अरे भैया, कहाँ चले गए थे तुम? सुबह के गांव से आए हुए हैं हम, और सुबह से ही तुमको खोज रहे हैं। क्या बात हुई भैया? अरे खुशखबरी लाए हैं, खुशखबरी। तुम्हारी तो अब जिंदगी बदल जाएगी भैया। तुम्हारी चचेरी बुआ का देहांत हो गया है। मरते टाइम उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। तुमसे माफी मांगकर तुम्हारी सारी जमीन लौटा दी है, देखो। अरे भैया, तुम तो लखपति हो। अरे नहीं नहीं भैया, करोड़पति। मंगत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे मंगत, ई तो बताओ कि सबसे पहले इन पैसों का क्या करोगे तुम? है क्या करोगे बताओ? हम पहले अपनी रिक्शा छोड़ाएंगे भैया। बता, जब हमारे साथ कोई नहीं था तब यही रिक्शा थी जो हमारी और हमारे बच्चों के जीवन का आधार बनी थी। आज हमारी प्यारी रिक्शा को हमसे दूर कर दिया है। पहले हम उसको लेकर आएंगे भैया। अरे हमारी लक्ष्मी है वो, हम उसको अपने पुश्तैनी घर के सामने स्थापित करेंगे भैया, बता रहे। इसके बाद मंगत सबसे पहले अपना रिक्शा मकान मालिक के पैसे चुकाकर वापस लाता है और उसे गांव ले जाकर उसे अपनी हवेली के सामने स्थापित करता है। अनिमेश की आज नौकरी चली गई। वो ऑफिस से निकलकर रास्ते पर आया और फुटपाथ पर बैठ गया। बहुत मुश्किल से नौकरी मिली थी, अब वो भी चली गई। नई नई शादी हुई है मेरी, अब कैसे क्या होगा? तभी अनिमेश की पत्नी सीमा ने कॉल किया। सुनिए, हम गाड़ी कब ले रहे हैं?
गाड़ी? अभी तुम्हें गाड़ी क्यों चाहिए? मेरी सहेली ने नई गाड़ी खरीदी है, बहुत सुंदर है, मुझे भी एक गाड़ी चाहिए। सीमा, हमारे पास उतने पैसे नहीं है, मैं कहाँ से गाड़ी खरीदूं? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नई गाड़ी चाहिए 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 चाहिए। सीमा ने फोन काट दिया। अनिमेष और सीमा की शादी को सिर्फ कुछ ही महीने हुए थे। सीमा बहुत जिद्दी थी, उसे हमेशा से बहुत कुछ चाहिए था। अनिमेष को सीमा से शादी ही नहीं करनी थी, लेकिन अनिमेष की माँ बिमला ने कहा था, बेटा ये लड़की शादी के लिए मान गई है, शादी कर ले। लेकिन माँ, मेरी तनख्वाह ज्यादा नहीं है। तो क्या हुआ, बीवी को सिर्फ 2 वक्त का खाना ही तो खिलाना है। शादी कर ले बेटा, नहीं तो और लड़की नहीं मिलेगी। अनिमेष ने अपनी माँ की बात सुन ली और सीमा से शादी कर ली। शादी के 2 दिन बाद सीमा ने अनिमेष से कहा, आपने तो मुझे सुहाग रात में कोई गिफ्ट नहीं दिया। मेरी सहेली को उसके पति ने सोने का हार दिया था। वो सीमा, शादी में इतना खर्चा हो गया था, इसीलिए कुछ नहीं दे पाया। तुम चिंता मत करो, अगले महीने मैं तुम्हें गिफ्ट जरूर दूंगा। मुझे एक सोने का हार ही चाहिए। वो तो बहुत महंगा है, सस्ता कुछ देने से नहीं चलेगा। सस्ता? क्या मैं तुमको सस्ती लगती हूँ? यार ये मैंने किस लड़के से शादी कर ली, पता है कहाँ कहाँ से रिश्ते आ रहे थे मेरे लिए। अच्छा ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, तुम शांत हो जाओ। अगले महीने अनिमेष अपनी पूरी सैलरी से सीमा के लिए एक सोने की अंगूठी खरीद कर लाया, लेकिन उससे भी सीमा खुश नहीं हुई। सीमा को बहुत कुछ चाहिए था। उसकी सहेलियां हर महीने कुछ न कुछ खरीदती रहती थी और वो देखकर सीमा भी अनिमेष के सामने जिद पकड़कर बैठ जाती थी। सीमा की जरूरतें पूरी करने के लिए अनिमेष ने बैंक से लोन भी ले लिया और आज उसकी नौकरी चली गई और उधर सीमा गाड़ी खरीदने की जिद पकड़कर बैठ गई। अनिमेष घर लौटा तो सीमा के साथ उसका झगड़ा शुरू हो गया। तुम गाड़ी नहीं खरीदोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर मायके चली जाऊंगी। सीमा, समझने की कोशिश करो, मेरी नौकरी चली गई है, अभी मेरे पास घर चलाने के पैसे नहीं है। तो मैं क्या करूं? मुझसे शादी क्यों की थी? घर चलाने का दम नहीं है, लेकिन शादी जरूर करनी है। वहाँ सीमा की सास बिमला आई और सीमा को समझाने की कोशिश करने लगी। बहू, जिद करना अच्छी बात नहीं है, मेरा बेटा कोशिश तो कर रहा है। आप बीच में मत बोलिए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे भी सहेलियों को दिखाना है कि मेरे पास गाड़ी है। सीमा ने खाना नहीं बनाया। रात को सीमा की सहेली ने उसे वीडियो कॉल किया। सीमा ये देख, हमने भी नई गाड़ी ले ली, तू कब ले रही है? अब मैं भी इसी महीने गाड़ी ले लूंगी। इतनी महंगी गाड़ी लूंगी ना, तू देखती रह जाएगी। हाँ। अनिमेष छुपकर ये देखता रहा और मन ही मन सोचता रहा। मैंने माँ से कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन माँ ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी। अब मुझे ही भुगतना पड़ रहा है, क्या करूँ? अब गाड़ी कहाँ से लाऊं? अगले दिन अनिमेष नई नौकरी ढूंढने के लिए निकल गया। उसने 2-3 कंपनी में इंटरव्यू दिया, लेकिन कहीं भी उसे नौकरी नहीं मिली। देखो, अभी मार्केट में नौकरी की हालत बहुत खराब है और ऊपर से तुम ज्यादा अनुभवी भी नहीं हो, तुम्हें कैसे नौकरी पर रख लूं? लेकिन तुम्हें ये नौकरी चाहिए क्यों? मेरी पिछली नौकरी भी चली गई है, इसीलिए। अच्छा, समझ गया, लेकिन मेरे यहाँ ऑफिस में कोई नौकरी नहीं है। सर, मुझे एक नौकरी दे दीजिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें गाड़ी चलाना आता है? हाँ सर। मुझे एक ड्राइवर चाहिए, मैं तुम्हें ड्राइवर का काम दे सकता हूँ और रात को तुम गाड़ी अपने घर ले जा सकते हो। मैं राजी हूँ सर। ठीक है, तुम्हारी नौकरी पक्की, लेकिन सुबह सुबह गाड़ी लेकर आनी पड़ेगी। मुझे घर से ऑफिस और ऑफिस से घर छोड़ना पड़ेगा। अनिमेष राजी हो गया। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। रात को अपने बॉस को घर छोड़ने के बाद गाड़ी लेकर वो अपने घर चला गया। गाड़ी देखकर सीमा खुशी के मारे नाचने लगी। अरे वाह, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितनी सुंदर है। हाँ सीमा, तुम कब से गाड़ी खरीदना चाहती थी ना, इसीलिए आज गाड़ी खरीद ही लाया। हमारी पहली गाड़ी। बहुत सुंदर है। बेटा, तुझे नई नौकरी मिल गई है क्या? हाँ माँ, इसीलिए तो गाड़ी खरीद ली। चलिए, आप दोनों गाड़ी में बैठ जाइए। माँ और बीवी को गाड़ी में बिठाकर अनिमेष शहर के रास्तों में घूमने लगा। उसने अपनी माँ और बीवी से झूठ कहा। सीमा अपनी सहेलियों को वीडियो कॉल में गाड़ी दिखाने लगी। ये देख, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितनी सुंदर है और बहुत महंगी भी है। सीमा को खुश देखकर अनिमेष भी बहुत खुश हुआ, लेकिन अनिमेष को नहीं पता था कि उसका ये झूठ एक न एक दिन पकड़ा जाएगा। कुछ महीनों तक घर में शांति बरकरार रही। सीमा को उसकी सहेली ने कॉल किया। सीमा, आज हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, तू भी चल हमारे साथ। ठीक है, मैं गाड़ी लेकर आती हूँ। सीमा गाड़ी लेकर चली गई। उधर अनिमेष का बॉस ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर बैठा रहा। अरे, अभी तक तो अनिमेष को गाड़ी लेकर आ जाना चाहिए था, वो आया क्यों नहीं? बॉस ने अनिमेष को कॉल किया। अनिमेष नींद से उठा और देखा गाड़ी गायब है। माँ, गाड़ी कहाँ गई? वो तो बहू लेकर चली गई है बेटा, तू आज बस से ऑफिस चला जा। अरे यार, अब इन्हें कैसे बताऊं कि ये गाड़ी ही मेरा ऑफिस है? बॉस ने अनिमेष को बहुत डांटा और कहा, तुम्हारी वजह से आज मैं ऑफिस नहीं जा पाया, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। आज शाम को गाड़ी लेकर आना और रख के जाना। दोपहर को सीमा गाड़ी लेकर लौट आई और तभी बैंक से कुछ लोग आ गए। अनिमेष कौन है यहाँ? मैं हूँ, क्या बात है? बैंक का लोन नहीं चुकाया तुमने? ये तुम्हारी गाड़ी है ना, हम इसे लेकर जा रहे हैं।
ये बोलकर वो आदमी गाड़ी लेकर चला गया। अब क्या होगा? सब कुछ बर्बाद हो गया। गाड़ी भी चली गई, नौकरी भी चली गई। नौकरी चली गई, लेकिन क्यों? तुम आज बस से ऑफिस क्यों नहीं गए? अरे वो गाड़ी ही मेरा ऑफिस है। मैं ड्राइवर का काम करता हूँ। अनिमेश ने अब सब कुछ सच सच बता दिया। अब मुझे पुलिस उठा कर ले जाएगी। अब मुझे जेल में सड़ना पड़ेगा। सब कुछ तुम्हारी वजह से सीमा, तुम्हारे लालच की वजह से आज मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। पुलिस का नाम सुनकर सीमा डर गई। माफ कर दीजिए मुझे, वो सहेलियों के चक्कर में मैंने आपको बहुत परेशान किया। बहू, तुम इस घर की बहू हो। बहुओं का काम होता है घर को सुरक्षित रखना, लेकिन तुम्हारी वजह से आज सब कुछ बिखर गया। सीमा को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने सारे जेवर बेच डाले और उससे बैंक का लोन मिटाकर गाड़ी छुड़ा लाई। अनिमेश बॉस के घर गाड़ी लौटाने गया। सीमा भी उसके साथ गई और बॉस से माफी मांग ली। सीमा को रोते हुए देखकर बॉस ने अनिमेश को नौकरी से नहीं निकाला। बॉस ने कहा, बहू, जिद और लालच करने से बुरा ही होता है। मन लगाकर काम करो। एक न एक दिन तुम्हारे घर में नई गाड़ी जरूर आएगी। अनिमेश के साथ साथ सीमा भी नौकरी करने लगी। घर में सुख शांति छा गई और कुछ सालों में उन्होंने अपने दम पर पहली गाड़ी खरीद ली और सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।